आज की सभा में हमारे सबसे जो सीनियर नेता हैं श्रीमती सुमित्रा जी, झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षनी कुलहरी जी, मंडावा विधायक रीटा चौधरी जी और जिले के तमाम सम्मानित चौधरी साहिबान और हमारी बहनें। मुझे एक शिकायत है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया तो 15-20 औरतें गीत गा रही थी, लेकिन पता नहीं या तो यहाँ के लोग कमज़ोर हो गए हैं, कठिनाई में हैं, एक के भी माथे पे बोरला नहीं था। मैं बंगलोर गया था जाटों के सम्मेलन में और आप हैरत करोगे कि 100% लेडीज़ आपका यहाँ का जो लाल लिबास होता है उसमें थी और सबके पास बोरला था। तो इन चीज़ों को भूलो मत, ये बहुत आपकी पहचान है। मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। जिन हालात में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो मैं खुद जानता हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उस वक्त मैं 2 साल का था, खुद खेती करके पढ़ने जाता था, तो मुझे पता है कितनी कितनी कठिनाइयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है और वो ये कि मैं बिहार में राज्यपाल था तब भी, कश्मीर में भी, गोवा में भी और अब जहाँ हूँ वहाँ भी गवर्नर जनरली कॉन्वोकेशन एड्रेस करने जाता है, उसमें ये पुरस्कार भी होते हैं। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर 20 गोल्ड मेडल होते थे तो 18 लड़कियों के होते थे, अगर 22 गोल्ड मेडल होते थे तो 16 लड़कियों के होते थे। और ये तो वो हैं जिन्हें हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते, पैदा हो जाती हैं तो अपने से बढ़ जाती हैं। मैं तो सब जगह लड़कों को एड्रेस करके कहता था कि भाई साहब संभल जाओ, क्या करोगे, आप तो खाना भी बनाना नहीं जानते। अब तो कुश्ती का भी मेडल लड़कियां ले रही हैं, बॉक्सिंग का भी मेडल लड़कियां ले रही हैं, खेल के मेडल भी ये ले रही हैं और पढ़ाई का भी ये ले रही हैं, तो आप किस काम के बचे हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी यंगर जनरेशन में जो जलवा, जो आग, जो एक जुस्तजू होनी चाहिए वो गैरहाजिर है, एकदम गैरहाजिर है। अब ये बहाना करना तो कोई चीज़ नहीं है कि साहब हमें सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं तो हमारे जो आईएएस और आईपीएस चुने गए हैं इन पे भी नहीं थी, लेकिन ये उस लड़ाई में उतरे और कामयाब होकर आगे चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई आपको रास्ता नहीं देगा, कोई आपके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत और आपकी जो जुझारूपन वही काम आएगा। एक बात मैं यहाँ निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा राजस्थान में बहुत संस्थाएं हैं जो हमारे बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जो आपको एम्पावर करती हो। ना दौलत एम्पावर करती है, ना रुपया पैसा एम्पावर करता है, ना बाप की जागीर एम्पावर करती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो काबिलियत है वो आपको एम्पावर करती है। अमेरिका की एक विदेश मंत्री थी कुछ साल पहले, जिसका नाम था कोंडालीजा राइस। शक्ल सूरत में बहुत साधारण, बदन में बहुत कमज़ोर, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए अमेरिका की विदेश मंत्री बन गई। वहाँ अमेरिका में जात बिरादरी या रिश्तेदारी से नहीं बनता, काबिलियत से बनता है। ओबामा का तो बाप भी उसके साथ नहीं था, वो प्रेसिडेंट बन गया था। तो वो जो बनी लड़की, मैं उसको फॉलो करता था, उसके एक्शंस को। तो एक दिन मैंने खबर पढ़ी कि जब लीबिया का राष्ट्रपति जो था, जिसका नाम गद्दाफी था,
वहाँ के जो बागी थे उन्होंने उसको मार दिया। मार के उसके जब दफ्तर में गए तो उसके दफ्तर में उनको गद्दाफी की डायरी मिली, और उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा हुआ था कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कॉन्डी माने छोटी सी कोंडोलीजा राइस अरब शेखों को धमकाती है। अब ये अरब शेखों को छरहरे बदन की, सांवले रंग की कोंडोलीजा राइस साधारण घर की लड़की धमका रही थी। किसकी ताकत पे? अमेरिका की ताकत पे। और अमेरिका की ताकत उसको मिली थी उसकी पढ़ाई की काबिलियत से। तो अगर आप पढ़ाई से काबिल होगे तो बहुत दूर तक जाओगे, कोई सीमा नहीं है कहाँ तक जाओगे। दूसरे, मुझे ये भी यहाँ अच्छा लगता है राजस्थान में कि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा इस बात की जागृति है कि हमारे बच्चे पढ़ें। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। अभी मुझे 7 तारीख को जाना है, तेजाजी फाउंडेशन के लोग वो काम कर रहे हैं बच्चों के हॉस्टल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के ट्यूशन के लिए। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने तालीम को महत्व दिया है। जब दूसरी बड़ी लड़ाई, जिसको वर्ल्ड वार सेकंड कहते थे, वो चल रही थी तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और उसमें प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा, उसमें सारी मदों में कटौती की गई थी सिवाय शिक्षा को छोड़ के। तो विरोधी लोग खड़े हो गए कि साहब शिक्षा में आपने कटौती क्यों नहीं की? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड वार सेकंड में जो पुल टूटेंगे वो बन जाएंगे, जो कारखाने तहस नहस हो जाएंगे दोबारा बैठा लेंगे, जो मकान नहीं रहेंगे उनको दोबारा तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। लिहाजा मैं शिक्षा में से एक पैसा नहीं काटूंगा, और उसने शिक्षा में से एक पैसा नहीं काटा, और शायद इसीलिए वो सारी दुनिया पे राज करने में कामयाब रहे। उनके यहाँ एजुकेशन थी। अब कहोगे आप हमारे भी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का तो ये हाल है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ, 6% से ज़्यादा कभी भी बजट का हिस्सा शिक्षा पे नहीं लगा, 6% से ज़्यादा। और आप देखिए कि ये जो नोबेल प्राइज़ होता है ये हमारे यहाँ 11 या 12 लोगों को मिला है 70 साल में, जिनमें 6 वो हैं जो विदेश में हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, एक मदर टेरेसा थी। कुल मिला के पढ़ाई वालों को तो 5-6 को ही मिला है। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में 50, 60, 70, 80, 90 नोबेल प्राइज़ हैं। यही हालत इंग्लैंड की है। उनके यहाँ एजुकेशन का जो पैमाना है, उसका जो जिसको कहिए मिकदार है, वो इतना श्रेष्ठ है कि उनके बच्चे फटाफट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं और अल्टीमेटली वो नोबेल प्राइज़ लेते हैं। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर आप बन जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करना, पढ़ लिए एक बार, बच्चों को बहका देना है और कुछ नहीं करना है। बिहार में 110 कॉलेज ऐसे थे बीएड के जो नेताओं के थे, जिनमें दाखिले में पैसे ले लिए, उसके बाद कोई फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए, इम्तहान में नकल करा दी, उसमें पास कर दिए। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो जाके फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। कैसे सुधर जाएगा? तो इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। और एक बार नौकरी जब यहाँ मिल जाती तो आदमी सोचता अब तेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लिहाजा मैं बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछता हूँ कि तुम जाते हो पढ़ाने के लिए, क्या कहन साहब जो पढ़ा था कभी वही पढ़ा देते हैं। कोई नई चीज़ नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कोई थीसिस नहीं। पीएचडी भी आजकल आपका तो पता नहीं, मेरठ में तो 5,000 रुपये में मिल जाती थी, पीएचडी भी ऐसे ही हो जाती है। तो सीरियसली अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा, ताकि हम बच्चे नोबेल प्राइज़ लायक बन सकें और नोबेल प्राइज़ ला सकें।
आज तो हालत बहुत ख़राब है, मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरा इतना तबादला हुआ जितना सरकारी अफसरों का भी नहीं होता है। मैं 4 जगह बदला गया, चारों जगह मैंने पता किया। यूनिवर्सिटी मेरे नीचे रहती थी तो मैं यूनिवर्सिटी का पता करता था। बिहार में इतना बुरा हाल है जो मैंने आपको अभी बताया, यही हाल मध्य प्रदेश का है, यही उत्तर प्रदेश का है। यहाँ का भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, यही होगा। तो इसको सुधारिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, पढ़ाई के स्तर को और पढ़ाई के लिए रुझान को, तब जाके आप तरक्की करेंगे। अब ये जो नए लोग चुने गए हैं, मैं इनको बधाई देते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं 68 में अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। उसी साल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40 लड़के मारे गए थे। और उसी साल फ्रांस में एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था जिसका नेता था कोहन बेंदित। तो कोहन बेंदित ने लिखा था कि सोसाइटी इज़ ए कार्निवोरस फ्लावर। समाज जो है वो कार्निवोरस फ्लावर, जो यहाँ बॉटनी पढ़े हैं वो जानते होंगे, एक ऐसा फूल होता है कि जिस पे जो तितली या कोई चीज़ आके बैठ जाती है तो वो बंद हो जाता है, तो उसको अपने अंदर ले लेता है, खा जाता है। तो कोहन बेंदित ने लिखा था कि समाज कार्निवोरस फ्लावर है, और उसका ये कहना था कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकल के जाते हो तो आप आइडियलिज्म से भरे हुए होते हो, आप में बहुत जज्बा होता है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, जो आप में होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही आप नौकरी पे पहुंचोगे, आपकी बीवी दूसरे अफसर की बीवी का जेवर दिखाने लगेगी, आपके रिश्तेदार कहने लगेंगे रोज़ मौका नहीं मिलता, जो मौका मिल रहा है इसी में कर लो। और 5-4 साल में आप बर्बाद हो जाओगे और उस काम में लग जाओगे जिस काम को मैं ख़राब कहना चाहता हूँ। और ख़राब इसलिए कहना चाहता हूँ कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। मेरी ओथ हो रही थी जब मिनिस्टर की, तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सतपाल संभल के काम करना। मैं कहा क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता, और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है, आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूँकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फ़ौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150-150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया, और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूँगा तो इसको होने नहीं दूँगा। मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा प्रधानमंत्री की
कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की ज़रूरत है। मैंने वो किया। और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज़ ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी। तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, इनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए, सब की ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको, अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के, कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्ज़ा कर लेंगे लोग इस पर। मैं क्यों? कहने ले महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्ज़ा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने लगे साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर हैं आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्ज़ा कर ले या उसे खा जाए। ये करीब करीब सब जगह हालत है देश की। तो मैं आपसे, जो नए जो अफसर आए हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जाओ कार्निवोलस फ्लावर मत बनना, समाज के दबाव में मत आना, ख़ास तौर से बीवियों के दबाव में बिल्कुल मत आना। वही खराब करती हैं, बुरा मत माने। वो पड़ोसन की सारी चीज़ दिखाएंगी, देखो इसके ये है। आजकल एक टीवी में ऐड आ रहा है, वो एक अफसर है, वो जा रहा है अपनी बीवी के साथ अपने एक मातहत के यहाँ, तो कहता मेरा जूनियर है। तो जाते ही कहती जूनियर है, घर तो देख कितना बढ़िया कर रखा है, मिसेस शर्मा की साड़ी तो देख कैसी है। तो ये दबाव आएंगे आप पे, ये दूर नहीं है। और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा पैसा कमा लें, बढ़िया गाड़ी लें, बंगला बना दें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जयपुर में कि जिनके गांव में फूस का घर नहीं था और उन्होंने क्या क्या बंगले बना रखे हैं। वो आपके समाज में भी आके इनाम बांट जाते हैं, आप कभी देखते ही नहीं कौन है, कौन आ रहा है, कौन नहीं, कौन जा रहा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज को निष्कलंक रखिए, अपनी सेवा को निष्कलंक रखिए, खुद को निष्कलंक रखिए, तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। मेरे पास आज, यकीन करेंगी बहन जी, आपसे बता रहा हूँ मैं, कि रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए घर नहीं है। सरकार कोई अलॉट कर देगी तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे पे घर नहीं है। मैं जहाँ रहता था वो 1.5 कमरे का मकान था। जो भी चौधरी साहिबान मिलने आते थे, ख़ास तौर से राजस्थान वालों पे तो बहुत पैसा है, वो देख के अरे 1.5 कमरे के मकान में रह रहा है, ये मिनिस्टर रह लिया, MP रह लिया, MLA रह लिया, क्या चीज़ है। और वो मुझे तिरस्कार की निगाह से देख के चले आते थे।
लेकिन मुझे ये पता था यही गरीबी जो है ये मेरी ताकत है, और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैं देश के किसी भी ताकतवर आदमी से लड़ सकता हूँ। किसानों के सवाल पे अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो मैं इस पद को छोड़ के उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और किसी की कोई परवाह नहीं करूँगा। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरी अलमारी में कोई गलत चीज़ न रखी। ये मैं श्योर हूँ, ये मैं आश्वस्त हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मैंने कोई भी गलत काम, यहाँ भी मेरे 2 एक रिश्तेदार बैठे हैं इस सभा में, वो गए कश्मीर भी गए थे, वो लोग बड़े बड़े प्रपोजल्स लेके जाते थे, मैंने किसी की फली नहीं फोड़ी, कुछ नहीं किया और मैंने कहा कि जेल मुझे काटनी है कि आपको काटनी, ये अपना घर ले जाओ, सारी दुनिया पड़ी वहाँ कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैं जो नए लोग चुने गए हैं उनसे ये चाहूँगा कि वो अपने मानदंड कायम करें, ईमानदारी के, निष्ठा के, अपने समाज के लिए कमिटमेंट के, और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। ये जो संस्थाएं हैं जैसी चला रहे हैं, इनमें जो योगदान हो सके वो दें, क्योंकि यहीं से हमारे बच्चे निकलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। कि जो यहाँ ये जाट गौरव संस्थान वाले काम कर रहे हैं, इसी तरह के कामों से समाज बढ़ेगा, इसी तरह के कामों से समाज की तरक्की होगी। समाज की तरक्की बुढ़े के मरने पे 40 गांव का खाना देने से बुढ़ा सूरजमल नहीं हो जाएगा, बुढ़ा तो वही रहेगा जो मरा है। आप दहेज बंद करिए, बच्चियों की पढ़ाई पे रुपया लगाइए, बैठक बड़ी भवन, 4 आदमी नहीं घर में 20 कमरे की कोठी ठोकते हो, काहे के लिए भाई? बच्चे को पढ़ाओ, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, यहाँ के बढ़िया से बढ़िया संस्थान में भेजो, उस तरफ तवज्जो नहीं है। एक बहन जी हमारी मदद कर सकती हैं, सुमित्रा जी, यहाँ की औरतों में सोने का बहुत शौक है, सोना पहनने का इतना चलन है कि यहाँ से और यहाँ तक सोने में भरी रहती हैं। मैंने इसकी तस्दीक करी है कि सोने का इतना क्रेज़ और शौक़ है कि चाहे घर बिक जाए सोना होना चाहिए। इन सब चीज़ों को छोड़ें, ये अवगुण हैं, इनसे बचें और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दें, उसको वैल्यू सिस्टम दें, उसको ईमानदार और निडर होना सिखाएं। तो मैं समझूंगा कि आप अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ, आगे भी जब भी आपका कोई कार्यक्रम होगा मैं निश्चित आऊँगा। थैंक यू।